केवल शब्द है, इससे हमें किसी अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसे समझने वाला या तो समझेगा राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा, पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही यह व्याकरणिक नियमों के सांचे में बैठ जाता है, राम ने रावण को मारा, एक निश्चित अर्थ हमको मिलता है, तो यह वाक्य कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे वाक्य बनता है। अभी हमें बात करनी है संज्ञा की, इसलिए हम वाक्य को यहीं विराम देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? सबको परिभाषा याद होगी, किसको नहीं मालूम है? संज्ञा की परिभाषा पीछे से बताइए। हैं? फिर से संज्ञा कहते हैं। परिभाषा करीब करीब सबको मालूम होगी, क्योंकि ये 4th क्लास 5th क्लास से शुरू हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको समझ में बात आती नहीं है, रटते हैं और उत्तर लिख देते हैं। संज्ञा बहुत छोटी सी परिभाषा उसकी है, नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी आप नाम लेंगे वो संज्ञा है, और उसको परिभाषा के रूप में बांधा गया है। किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये परिभाषा में बंधा गया है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जैसे नाम को संज्ञा कहते हैं राम, आपने गंगा का नाम लिया, ये भी संज्ञा है। हिमालय का नाम लिया, ये भी संज्ञा है। कुर्सी का नाम लिया, ये भी संज्ञा है। जो भी नाम लेंगे वो संज्ञा है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, वह सब संज्ञा कही जाएगी। अगर आप पटना कहते हैं तो संज्ञा है। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, केवल व्यक्ति का ही नहीं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सबका नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चाहे जिसका नाम लेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपने अंग्रेजी में पढ़ा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जैसे बहुत से लड़के हैं लेकिन उसमें राम का ही नाम लिया गया तो राम प्रॉपर नाउन हुआ। उसी तरह से यहाँ भी है कि राम जो है बहुत से व्यक्तियों में एक व्यक्ति है, जिससे केवल पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ही या पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में ही हमें जानकारी मिलती है। जैसे हिमालय जब आप कहते हैं तो पर्टिकुलर पर्वत के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है, आगे चलकर और स्पष्ट होगा। सर राम बोलेंगे तो राम तो मतलब 2-3 लोग का भी नाम हो सकता है ना, तो पर्टिकुलर व्यक्ति का कैसे नाम होगा? भाई नाम तो एक ही व्यक्ति का होगा ना, राम नाम एक ही व्यक्ति का है। और कोई जरूरी नहीं है कि जहां आप राम को बुला रहे हो वहां 2500 राम एक साथ खड़े हो। दो राम तो आ सकते हैं, क्या पता राम
बोला राम भाई। अगर दो राम अगर एक साथ होंगे तो वो राम भी किसी न किसी शब्द के द्वारा बाइफरकेट होंगे, छोटे राम बड़े राम, या उनके साथ में सरनेम लगा होगा, शर्मा वर्मा, कुछ न कुछ तो अलग होगा। आपका सवाल सही है अपनी जगह पर। राम एक शर्मा हो सकता है, दूसरा राम वर्मा हो सकता है, कि दोनों राम शर्मा ही होंगे? हो भी सकता होगा तो फिर उनके फादर के नाम के साथ जोड़ो। नहीं, वो कहीं न कहीं अलग होगा, एक हो ही नहीं सकता। जुड़वा होगा तो दोनों का नाम राम नहीं रखा गया होगा। आप जब सरकारी सूची बनती है तो उसमें नाम अगर दो है तो फिर पिता के नाम से देखा जाता है, और अगर पिता का भी नाम एक जैसा हो गया तो डेट ऑफ बर्थ से उसको बाइफरकेट किया जाता है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं बाइफरकेट करने के लिए। तो दोनों राम एक हो ही नहीं सकते कि एक ही समय में पैदा हुए हों, एक ही गांव में पैदा हुए हों, एक ही माँ बाप हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आई बात समझ में कि नहीं आई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल राम नहीं है, ये गंगा भी है। गंगा किसका नाम है? नदी का नाम है कि गंगा और हैं? एक ही है। हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक से अधिक तो नहीं है। पटना, कलकत्ता, जिस भी स्थान का नाम लो। ये क्या हो गया रे भाई? अरे यार, मैं कलकत्ता। तो इस तरह से पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कहेंगे कुर्सी को नहीं लिखा गया। कुर्सी कौन सी संज्ञा है? यस, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी कहने से केवल एक कुर्सी का बोध नहीं होता, बल्कि तमाम सारी कुर्सियां जितनी भी हैं वह उसके दायरे में आ जाती हैं। अब दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द के माध्यम से उस वस्तु के, व्यक्ति के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा सबको मालूम रहती है, परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। उदाहरण अगर सही सही बता दे तब समझ लो कि उसे संज्ञा की जानकारी है। तो यहां जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? बालक, पुरुष, मनुष्य, स्त्री, गाय, बैल। आप देख रहे हैं कि बालक कहने से किसी एक बालक का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे बालक समुदाय का बोध हो रहा है। इसी तरह से पुरुष जब आप कहते हैं तो पूरे पुरुष जाति का बोध होता है। मनुष्य कहते हैं तो पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। मनुष्य जाति में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं।
लेकिन जब स्त्री कहते हैं तो केवल स्त्री जाति का बोध होता है। गाय कहते हैं तो पूरी गाय का बोध होता है। लेकिन अगर कजरी गाय कहते हैं तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गया? जातिवाचक संज्ञा, कहीं किसी को कोई भ्रम? जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं, जिस वस्तु का नाम लेते हैं या व्यक्ति का नाम लेते हैं, वह पूरे उस समुदाय का बोध कराता है। जैसे यहाँ पर व्यक्ति में मनुष्य है या पुरुष है, बालक है, स्त्री है या बालिका कहें, तो ये सब जो है पूरे समुदाय का बोध कराते हैं। इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, गिलट जो भी है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐसी वस्तु जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, जिसको तौला या मापा तो जा सकता है लेकिन उसकी गिनती नहीं की जा सकती, ये उसकी विशेषता है। द्रव्य कितने तरह के होते हैं? कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं? 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव में पानी, तेल, घी, पेट्रोल या पेट्रोलियम कर दो तो दोनों आ जाएगा। और गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। अरे क्या बात है, खिसक नहीं रहा है? ये वाला इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से समूह का बोध होता है, परिभाषा तो यही देते हैं। समूह का बोध किससे होता है? कोई उदाहरण बताइए। हैं? क्या? नहीं, वैसे लड़कियों को चाबी का गुच्छा ज्यादा याद आता है। क्या है, मम्मी को चाबी का गुच्छा लटकाए हुए देखती हैं, मम्मी कब्जा कर लेती हैं उस पर, तो वो जो है वो भी, उनकी नज़र भी चाबी के गुच्छा पर ही रहता है। सबसे नज़दीकी उदाहरण है कक्षा।
कक्षा, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि दल में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, कक्षा में कोई एक छात्र नहीं होता, और गुच्छा में आपको मालूम ही है कि एक चाबी नहीं होती या फिर एक ही अंगूर नहीं होता। सर इसमें अपना क्रिकेट टीम भी आ जाएगा? दल में आ जाएगा ना भाई, टीम है तो उसमें तो खिलाड़ियों का दल। हाँ। परिवार भी एक समूह का बोध कराता है। वैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे विद्वान जो है संज्ञा केवल तीन ही मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन सामान्य तौर पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो सभी लोग मानते हैं। ये कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है जिसकी गिनती तो संभव ही नहीं है। जैसे हैं भाव है, भाव का तो कोई वो न स्थान है, न उसकी गिनती की जा सकती है, न उसको मापा जा सकता है। बचपन, बच्चा होने का भाव बचपन, बुढ़ापा, बूढ़ा होने का भाव बुढ़ापा, मिठास जिसमें मिठाई में मिठास होती है, सुंदरता, इसका भी कोई पैमाना नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग पैमाने होते हैं। तो इस तरह से ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के हैं। अब भाववाचक संज्ञा कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक से भाववाचक। पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? पुरुषत्व। इसी तरह नारी, बिना कुछ सोचे समझे जवाब देते हो, ऐसे परीक्षा में जवाब दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक बार और बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि पहले पूरे प्रश्न को पढ़िए। जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उस पूरे प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न समझ में आ जाता है तब उसका उत्तर दीजिए। जैसे पूछ दिया गया अव्ययी भाव समास कौन सा है, शब्द दे दिया गया नीचे। अब आपने ध्यान दिया नहीं, अव्ययी भाव समास को देखा नहीं और उत्तर लिखना शुरू कर दिया। तो कई बार जो है
प्रश्न अधूरा देखते हैं, उत्तर लिख देते हैं और उत्तर वो गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रश्न को समझिए, इसके बाद ही उत्तर दीजिए। हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं कि प्रश्न आपने आधा पढ़ा और उत्तर लिखना शुरू कर दिया, ये आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूरा पढ़िए, उसको समझ जाइए, इसके बाद उत्तर दीजिए। समय रहता है। इसी तरह गुरु जातिवाचक संज्ञा है, गुरुत्व। सर्वनाम, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। अपना, मम, मम ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन ममत तो प्रचलित है। निज, इस तरह से देख रहे हैं। अपना से अपनापन या अपनत्व भी बन सकता है। मम से ममत्व, निज से निजत्व, ये सर्वनाम है। सर्वनाम समझ में आता है किसको कहते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई, लेकिन समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो सबका नाम हो। सर्वनाम यानी ऐसी संज्ञा जो सबके लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वो संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम बाजार जाएगा, वह सब्जी लेकर आएगा। राम बाजार जाएगा, वह सब्जी लेकर आएगा। यहां वह जो है यह सर्वनाम है। वह का प्रयोग राम के लिए भी हो सकता है, श्याम के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। वह प्रॉपर नाउन नहीं है, यह किसी के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। इसलिए यह सर्वनाम है। सर्व मतलब सबका नाम, संज्ञा, सबके लिए जो संज्ञा प्रयोग में लाई जा सके। बात समझ में आई? तो ये सर्वनाम अपना आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो अपने लिए कर सकते हैं, वो अपने लिए कर सकते हैं, मैं अपने लिए कर सकता हूं। मम कोई भी अपने लिए कर सकता है। निज, यह मेरा निजी मामला है, यह आपका निज का मकान है। इस तरह से किसी के लिए भी उसका प्रयोग हो सकता है। विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ लेने से अगर समझ में आ जाता तो पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग हैं जो समझ भी लेते हैं। तो यहां पर अगर आपके मन में कोई शंका है, समझ में बात नहीं आई है, कोई ग्रंथि है, तो उसको खोलने का काम क्लास में जो टीचर होता है वो करता है, जिससे बात आपके समझ में आ जाए।
और जहाँ कोई बात समझ में न आए तत्काल समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्न कीजिए, सामने वाला समझाने की कोशिश करेगा। तो विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। जैसे सुंदर, सुंदर से सुंदरता, वीर से सुंदर से एक शब्द और बनता है सौंदर्य। और पीछे बता चुका हूं कि सौंदर्यता नहीं होता है। धीर, भाववाचक विशेषण जब बनेगा तो उसमें ता लगेगा, धीरता या फिर धैर्य। जैसे यहां सौंदर्य बना वैसे यहां धैर्य बन जाएगा। ललित, क्या बात है, कोई ललित है क्या? लालित्य, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। अव्यय तो मालूम है? जिस दिन अव्यय बताया गया उस दिन नहीं रहे होगे। अविकारी शब्द होते हैं, लेकिन यहां पर जो अव्यय है, दूर, निकट, नीचे, रुकना, थकान, यह इसी रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन उस मायने में ये अव्यय नहीं है जो आपको उपसर्ग के संदर्भ में बताया गया था। उपसर्ग और प्रत्यय के संदर्भ में जो उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। या समास के संदर्भ में जो अव्यय बताए गए थे उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये अव्यय जो है कम से कम परिवर्तन, जैसे रुकना शब्द है तो रुकना के लिए रुकिए, रुको, इस तरह का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें वचन संबंधी परिवर्तन तो हो सकता है, लिंग संबंधी परिवर्तन नहीं होता। तो दूर से बनेगा दूरी, निकट से निकटता, निकटतम तो आप जो अंग्रेजी में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ते हैं उसको डिग्री बोलते हैं, उसी तरह का हिंदी में भी बनता है। निकट से निकट, निकटतर और निकटतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, इस तरह के शब्द हिंदी में भी बनते हैं। निकट तो वैसे ही निकट है, और निकटतम कहने का मतलब बिल्कुल ही निकट है।
रुकना, तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा आप बना सकते हैं। ये जानकारी के लिए कुछ आसान कर दिया है। अब संज्ञा जो है विकारी शब्द है। विकार किससे पैदा होता है? लिंग, वचन और कारक, ये विकार उत्पन्न करते हैं। तो पहले तो हम संक्षिप्त उदाहरण दे के बताते हैं, इसके बाद फिर लिंग पर बात करते हैं। बालक खेलता है। अगर इसका लिंग परिवर्तित करते हैं तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। संज्ञा जैसे ही लिंग परिवर्तित हुआ उसमें बदलाव हो गया। अब वचन परिवर्तित करके देखते हैं। बालक खेलते हैं। वचन के परिवर्तित होते ही इसमें परिवर्तन हो गया। अब कारक के लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। राम खेलता है, इसको भी कर देते हैं। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। राम को खेलना पसंद है। राम को कर्म, यहां राम के साथ कोई परसर्ग नहीं है, यहां राम के साथ परसर्ग लगा है। अगर हम कर्ता कारक में परसर्ग लगाते हैं तो क्रिया पूर्णकालिक हो जाती है। जैसे राम ने खेला। यहां पर ने लगने के बाद ये मत सोचिएगा कि राम के अनुसार ये क्रिया है। यह क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में इसलिए है कि जब कर्ता के साथ परसर्ग लग जाता है तो क्रिया नहीं होती, कर्म नहीं होता है, तो क्रिया का अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अब दूसरा उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा।
राम ने रोटी खाई कि खाया? क्यों खाई होगा? रोटी स्त्रीलिंग है, राम तो पुल्लिंग है, तो राम के अनुसार क्यों नहीं होगा? रोटी सर उससे भी तो ऐसे ही ना, खाया खाई कहा खाना खाया ऐसा बोलते हैं। खाया और सीता ने रोटी है? अब खाया होगा कि खाई? क्यों? राम रोटी खाता है, यहां क्रिया किसके अनुसार है? राम के अनुसार है, ये कर्ता है और इसके अनुसार क्रिया है। यहां राम ने रोटी खाई, जब कर्ता के साथ परसर्ग लग जाता है, परसर्ग मतलब बताया हूं, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को परसर्ग बोलते हैं। जब कर्ता के साथ परसर्ग लग जाता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो रोटी क्या है? एक वचन, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में है। सीता ने रोटी खाई, यहां सीता का रोल नहीं है, रोटी का रोल है, रोटी के अनुसार क्रिया है। फिर आप देख रहे हैं राम ने रोटी को खाया, फिर से खाया आ गया, तो यहां आप देख रहे हैं राम के साथ भी परसर्ग है, रोटी के साथ भी परसर्ग है। जब परसर्ग लग जाता है तो वह क्रिया पर असर नहीं डालता। जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग होता है तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में हुआ करती है, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष, चाहे वो राम ने रोटी को खाया और या सीता कर दे सीता ने रोटी को खाया, दोनों स्थिति में ये जो परसर्ग लगा हुआ है तो न तो कर्ता का और न ही कर्म का असर क्रिया पर पड़ता है। बात समझ में आ गई? नहीं आई है अभी? पीछे आप बताइए तो क्या समझ में नहीं आपके पीछे? हाँ, क्या बात समझ में आया? कर्म और कारक क्या है? अगर कर्ता के साथ परसर्ग नहीं है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता के अनुसार का मतलब उसका लिंग पुरुष वचन जो होगा उसके अनुसार क्रिया होगी। ठीक है? कर्ता के साथ अगर परसर्ग नहीं है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता के साथ अगर परसर्ग है, वाक्य में कर्म भी है, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। बात समझ में आ रही है? सर इसके पहले जब कर्ता के साथ परसर्ग नहीं है तो क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार होगी। यदि कर्ता के साथ परसर्ग लगा हुआ है, परसर्ग जुड़ा हुआ है, तो क्रिया कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होगी। लेकिन ध्यान रहे कि कर्म के साथ परसर्ग न हो।
तीसरा कंडीशन है कर्ता और कर्म दोनों के साथ अगर परसर्ग लगे हों तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में होगी। ठीक है कि अभी भी किसी को डाउट है? क्या नाम है बेटा पीछे जो खड़ी हुई थी अभी? सोनल। समझ में बात आ गई? नहीं आई अभी? सेकंड वाला, अगर कर्ता के साथ परसर्ग है, कर्म के साथ नहीं है, तो क्रिया कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होगी। वो जितनी बार समझ में नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, लेकिन बताने के बाद भी अगर बोल दिए समझ में आ गया, इसके बाद नहीं बताओगे पूछने पर तो मुझे गुस्सा आता है। तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होगी। अन्य पुरुष क्या होता है? अब ये पुरुष पढ़ेंगे तब बताएंगे यार। अब बीच बीच में से ऐसे पूछते रहोगे तो फिर मुख्य चीज जो है वो छूटता जाएगा। बता देता हूं, पुरुष पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपने संस्कृत तो पढ़ी होगी। पठति पठता पठन्ति पठसी पठता पठत पठामि पठावा पठामा। ये पठ धातु का रूप है, लेकिन मी व म ती त यंति सी थ मी व म, तो ये इसका रूप चलता है, लेकिन हिंदी में रूप नहीं चलाना है। उससे एक जानकारी हो जाएगी, मैं, हम, उत्तम पुरुष, तू, तुम और आप, मध्यम पुरुष, वह, वे, अन्य पुरुष। समझ में आया पुरुष? ये पुरुष जो है स्त्री पर भी लागू होता है, ये केवल पुरुष पर लागू नहीं होता है। नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, पुरुष बता रहे हैं तो स्त्री के लिए क्या होगा? अब संज्ञा विकारी शब्द है, हमने संक्षेप में उसका विकार भी बता दिया। लिंग पुरुष, लिंग वचन और कारक बदलने पर उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है। तो अब हम लिंग को देखते हैं। क्या होता है, बीच बीच में ऐसी चीजें आ जाती है जो विषयांतर होती है, लेकिन आपकी जानकारी की चीज होती है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। सही उच्चारण चिन्ह है, लेकिन हम लोग फ्लो में चिन्ह ही बोलते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि जब शुद्ध करने के लिए आएगा तो वो चिन्ह होगा, चिन्ह नहीं होगा। ठीक है? चिन्ह, चिन्ह। ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु पढ़ देते हैं, वो ब्रह्मा नहीं है। अगर आप श्लोक का पाठ कर रहे हैं, आपने ब्रह्मा बोल दिया, श्लोक गलत हो गया।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब श्लोक सही होगा। तो कई बार लोग गलत पढ़ते हैं और ऐसा कहा जाता है कि गलत श्लोक पढ़ते हैं तो जिसके लिए आप पढ़ते हैं उसको मिलता नहीं है, या वो उससे अछूता रह जाता है। तो शब्द के जिस रूप से हमें उस चिन्ह का पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री है, वह व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान पुरुष है या स्त्री है, संज्ञा के पुरुष स्त्री होने का बोध जिस शब्द से होता है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 तरह का होता है, संस्कृत में 3 होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही होता है। और संस्कृत में इसको लिखते समय दूसरे तरह से लिखते हैं, ये डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में सुविधा हो गई है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अभी ऊपर हमने लिखा था बालक खेलता है, और बालिका खेलती है। तो आप देख रहे हैं कि बालक से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, वह पुल्लिंग है, और बालिका से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग है। तो लिंग का निर्धारण 3 आधारों पर किया गया है। अब ये इस किताब में एक नई चीज़ है, लेकिन दूसरी किताबों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताकर छोड़ देते हैं, चलता कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया है। पहला है रूप के आधार पर। ये रूप क्या है? व्याकरणिक बनावट। जब भी व्याकरण में रूप आता है तो उसके व्याकरणिक बनावट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप पठ धातु का जब रूप पढ़ते हैं तो पठति पठता पठंती, मतलब उसके व्याकरणिक बनावट को आप बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, अन्य पुरुष एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। तो इस तरह का रूप चलता है। तो रूप के आधार पर जब हम बात करते हैं तो व्याकरणिक दृष्टि से उसकी जो बनावट है, उसमें कौन सी प्रत्यय लगी हुई है, कौन सा शब्द है, इसको देखकर हम लिंग का निर्धारण करते हैं। तो पहले हम पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। रूप के आधार पर पुल्लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, यह लिंग निर्धारण के लिए जो नियम हम बता रहे हैं, यह नियम अंतिम नियम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हमने जो कह दिया वो अंतिम वाक्य हो गया, आप्त वाक्य जिसको बोलते हैं। हर के अपवाद भी होते हैं। जैसे पहला नियम है, अकारांत आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अकारांत और आकारांत।
अकारांत और आकारांत पता है ना? सब नहीं मालूम है? ऐसे शब्द जिसके अंत में अ हो, अकारांत अंत में अ हो, आकारांत अंत में आ हो, इकारांत अंत में ई हो, उकारांत अंत में ऊ हो, इसका मतलब ये होता है। तो अकारांत में राम, सूर्य, क्रोध, ये सब अकारांत है, सबके अंत में अ है। अब आकारांत में चीता, घोड़ा, कपड़ा, ये पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन हर जगह अगर आपने ये मान लिया कि आकारांत जो होता है पुल्लिंग होता है, तो फिर रमा जाता है बोलेंगे, लता जाता है बोलेंगे, गलत होगा। अपवाद भी है इसका कि आकारांत में रमा, लता ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसीलिए लिंग के संदर्भ में ये कहा जाता है कि बड़े ही अभ्यास से उसका निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, ये सामान्य तौर पर आपकी जानकारी के लिए नियम बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नियम जो है फुल एंड फाइनल है। जैसे इकारांत जो आखिरी में ई आता होगा तो उसको इकारांत। हाँ हाँ, वो सब आएगा, अभी देखते रहिए। दूसरा है वे भाववाचक संज्ञाएं जिसमें त्व, व, य भाववाचक संज्ञा जिसमें त्व, व और य लगा हो। जैसे गुरुत्व, निजत्व, धैर्य, सौंदर्य, वह वाला उदाहरण गौरव, ये जिसमें लगे होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना ये जुड़े होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। पा, पन, आव, आवा, खाना, जिन शब्दों के अंत में जैसे बुढ़ापा, पन भी है, बचपन, घुमाव, पहनावा, पा, पन, आव, आवा और क्या है? खाना।
और क्या क्या खाना होता है? दवा खाना। इस तरह से जिनमें लगा होता है, ये अंत में जुड़े होते हैं शब्द, वो पुल्लिंग होता है। ठीक है। अब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का निर्धारण कैसे होता है? आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। रमा, लता, ममता। लेकिन ऊपर भी आपने देखा था आकारांत पुल्लिंग होता है, तो यहाँ आकारांत पुल्लिंग भी होता है, बुढ़ापा। या ऐसे जो भी शब्द हैं ऊपर दिए गए हैं, ये आकारांत पुल्लिंग भी होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो सर जैसे एग्जाम में जैसे पूछ रहे हैं, हाँ तो बुढ़ापा शब्द स्त्रीलिंग की पुल्लिंग में क्या है, कैसे समझ ही नहीं आता। ये प्रश्न पूछेगा ही नहीं। ये इतना विवादास्पद प्रश्न बनेगा कि उसको विलोपित करना पड़ेगा। ये तो आपके समझने के लिए जो नियम है वो बता रहे हैं कि कुछ आपके समझ में बैठ जाए। ये मैं बताया ना कि अंतिम रूप से ये नियम नहीं है। सभी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई कुछ न कुछ झोल है। ये तो आपके समझने के लिए है। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि, रीति, रीति भी होगी। कौन बोला परी? परिधि है। नहीं तो उच्चारण तो स्पष्ट होना चाहिए ना। आधी बात समझ में आए और आधी न आए। मैं बोलता हूं क्या आपको पूरा सुनाई पड़ता है कि आधा सुनाई पड़ता है? बात जो है पूरी होनी चाहिए, अधूरी बात नहीं। कई बार आप जो है आधा, कुछ लोग ऐसे होते हैं आधा बोलते हैं आधा चबा जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। उनकी बात समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इकारांत जो है क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लेकिन यह भी हर जगह लागू नहीं होता। रवि, मुनि, कवि, कपि, ये सब पुल्लिंग हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः शब्द इसीलिए बोला जा रहा है
जैसे नदी, रोटी, टोपी, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन हाथी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? दही, पानी, ये पुल्लिंग है। सामान्यतः लोग बोलते हैं दही खट्टी है, लेकिन दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती। सर ये इकारांत का अपवाद है ना, ये हाथी, दही, पुल्लिंग। जो ब्रैकेट में है सब अपवाद हैं। अब ये तो व्याकरणाचार्यों से पूछो। अपवाद मतलब अपवाद है, अब उसमें दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि ये जो नियम है अनंतिम है, अंतिम नहीं है। हर में कुछ न कुछ झोल है, तो वो उसको केवल आपके समझने के लिए ये नियम बनाए गए हैं कि आपके समझ में आसानी से बात आ जाए। आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा, ये इतने जो शब्द हैं, अगर ये शब्द के अंत में जुड़े हुए हैं तो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे लिखाई, इया खटिया, मधुरिमा, हाँ हो जाएगा मधुरिमा भी। इमा जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो स्त्रीलिंग होगा। कहाँ से सुष्मिता आ गई भाई? वो तो आकारांत में आ ही जाएगा सुष्मिता। ईता थोड़े प्रत्यय है, ता प्रत्यय है उसमें। अभी तो है यार। और रोक देते हैं।